नमस्कार दोस्तों मनोविज्ञान की आज की क्लास में हम देखेंगे चिंतन टॉपिक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और रीट के सिलेबस में इस बार ये टॉपिक जोड़ा गया है, तो 1% तो यहां से पक्का आने वाला है। और ये पर्सन आपका ये टॉपिक देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा, इतना मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों चिंतन के बाद जो कल्पना और तर्क दो टॉपिक जोड़े गए हैं वो भी आपको इसी प्रकार करवाए जाएंगे दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ आप बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के शॉर्ट नोट्स, मनोविज्ञान के टॉप 555 प्रश्न और हर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो सभी मित्र ये वीडियो देखने के बाद प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। चिंतन, पहली लाइन क्या कह रही है चिंतन की? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये पहला ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि चिंतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। याद रखना है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है तो चिंतन की परिभाषाएं, होता क्या है चिंतन, आप देखते जाइए मित्रों। आपको धीरे धीरे इससे पता चलेगा कि आप कभी भी चिंतन को नहीं भूल पाओगे। पहली परिभाषा, कागन तथा हेमेन के अनुसार क्या कहा था चिंतन के बारे में? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन कहा जाता है। शायद अभी तक आपको यह समझ में ही नहीं आया कि चिंतन होता क्या है। शॉर्ट में देसी भाषा में समझो मित्रों आपको। जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई भी समस्या आपके सामने आ गई, अब उसका आप समाधान कर रहे हैं, और जब तक उसका समाधान नहीं होता है तो समस्या आने से लेकर जहां तक समाधान आप करते हैं उनके मध्य जो आप अपनी मानसिक क्रियाएं करते हैं ना मित्रों, उनको ही चिंतन कहा जाता है। शायद अब तो आपको समझ में आ गया होगा चिंतन क्या होता है। तो जो मानसिक प्रक्रियाएं आप करते हैं उनके अंदर प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियम और भी बहुत सारे जैसे भाषा है, इनका आप प्रयोग करते हैं। तो ये होती क्या है, चाहे प्रतिमा हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे संप्रत्य हो, इनको हम आगे एक एक चीज को देखेंगे दोस्तों। आराम से आप देखते जाओ। दूसरी परिभाषा दी थी दोस्तों सिल्वरमैन ने। क्या दी थी? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। वो की वही बात यहां पर कहिए, उद्दीपन तथा घटनाओं के माध्यम से या उनके प्रतीकात्मक चित्रण के द्वारा कोई समस्या है उसके समाधान करने में हमारी मदद करती है। ये दोनों परिभाषाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधी एग्जाम में परिभाषाएं आजकल पूछी जा रही है दोस्तों। तो याद रखनी है दोनों परिभाषाएं। आगे चलते हैं, चिंतन के बारे में एक एक चीज को हम डीपली देखते हैं दोस्तों। पहली क्या है? चिंतन में प्रतीकों व प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। तो ये याद रखना है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, चिंतन में किसका मानसिक जोड़ तोड़ होता है? तो प्रतीकों और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है दोस्तों। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन को आप प्रकट थोड़ा कर सकते हो। आपके सामने समस्या आई है तो समस्या का जो समाधान आप कर रहे हो उसको आप प्रकट नहीं कर पाओगे, वो अपने दिमाग में रहेगा, वो अपने मानसिक कार्य लगा रहेगा, तो वो वहीं पर रहेगा। तो ये क्या है? एक अप्रकट व्यवहार होता है दोस्तों चिंतन। आगे देखिए दोस्तों, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपन तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया होती है। उद्दीपन मतलब अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई है तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया यानी उसके समाधान के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं उनके मध्य जो क्रिया होती है वो ही क्या है? आपकी चिंतन है। समस्या से लेकर उसके समाधान के मध्य की जाने वाली प्रक्रिया ही क्या होती है मित्रों? चिंतन होती है। चिंतन तो चित्र समझ में आ गया है सभी की। आगे देखिए दोस्तों, चिंतन को विटेकर ने समस्या समाधान व्यवहार कहा है। तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार किसने कहा? विटेकर ने कहा दोस्तों। हेम्प्रे के अनुसार चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत
उस समय होती है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। अगर आपके सामने समस्या आ गई और आप उसका समाधान करना ही नहीं चाहते हो तो आपके चिंतन प्रारंभ ही नहीं होगा। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं कार से, आपकी कार खराब हो गई, कार खराब हुई, आप उतरे, रिक्शा पकड़ा और घर चले गए। आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं कि इसमें क्या खराबी आई है, पेट्रोल खत्म हुआ है या इंजन में कुछ खराबी आई है, टायर पंचर हुआ है, या आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो आपकी चिंतन की प्रक्रिया होगी नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब क्या करते हैं मनुष्य या कोई पशु है जो समस्या आती है उसका समाधान अगर करना चाहता है तब ही चिंतन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। चिंतन में समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, और यह तो हमें भी पता है, विभिन्न पहलू। जैसे कि आप कार से जा रहे, कार का अगर टायर पंचर हो गया तो आप फिर सोचेंगे कि इसको टायर को खोलें, पंचर वाले को यहां पर बुलाएं, या और कुछ आप दिमाग में अलग अलग पहलुओं को सोचकर फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या किया जाता है, जब चिंतन में समस्या के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनके बारे में उनको संयोजित करके समाधान किया जाता है। चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, इसके अंदर गत अनुभूति यानी जो पूर्व में अगर हमारे सामने ऐसी कोई समस्या आई है तो उसके लिए हमने क्या किया है वो हमारे सामने आएगी दोस्तों। और चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों जिसके अंदर आप प्रयत्न करोगे और भूल भी होगी, प्रयत्न करोगे और भूल भी होगी। तो प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया यहां पर लागू होती है दोस्तों। चिंतन में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। जो चिंतन होता है ना मित्रों, इसके अंदर जो अभिप्रेरणा है इसका विशेष महत्व रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विटेकर 1970 में कहा कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। विटेकर ने 1970 में कहा था कि जो भी चिंतन के लक्ष्य हैं वो क्या होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। अगर आपके सामने समस्या है, उसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो समाधान आपके एक लक्ष्य की ओर चलेगा दोस्तों। तो क्या होते हैं, चिंतन का जो कार्य होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है दोस्तों। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी भाषा, प्रतीक, प्रतिमाओं के सारे समस्या का समाधान करता है दोस्तों। यह चिंतन की यहां पर परिभाषा आपके सामने आई है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों चिंतन के प्रकारों की ओर। चिंतन के प्रकार। जिबार्डो तथा रुक ने 1977 में चिंतन को 2 भागों में बांटा था दोस्तों। तो चिंतन कितने प्रकार का हो गया मित्रों, 2 प्रकार का हो गया। पहला है आपका शौली चिंतन, दूसरा है आपका यथार्थवादी चिंतन। याद रखना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन मिल सकता है निम्न में से चिंतन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो शौली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन दोस्तों। अब एक एक के बारे में यहां पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलते हैं दोस्तों। पहला है हमारा शौली चिंतन। बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा मित्रों, इतना आसान उदाहरण दूंगा कि उदाहरण आप कभी भूलोगे नहीं, तो शौली चिंतन भी आप कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। शौली चिंतन, इस चिंतन में व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचार मन में सोच के विचार करता रहता है और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे सौपन है, सौपन चित्तर है, अभिलाषा कल्पित चिंतन है आदि शौली चिंतन के उदाहरण हैं। अब यहां पर तो आपको यह चीज तो समझ में आ गई कि यह काल्पनिक चीज है, लेकिन इसका एक अच्छा सा उदाहरण अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप आसानी से, तो एक अच्छा सा उदाहरण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सभी क्या कर रहे हैं, रीट की तैयारी है। आप वर्तमान में अपने आप को क्या मान लीजिए, छात्र मान लीजिए। यहां पे देखिए, यदि कोई छात्र कल्पना करे कि पढ़ाई खत्म, यानी जैसे ही रीट का एग्जाम होगा मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी करने के बाद वह एक बड़ा क्या बनेगा, ऑफिसर की जगह आप अध्यापक बनोगे। उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, यानी आपके पास एक सुंदर बंगला, वर्तमान की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे हो। उसके पास महंगी कार होगी, महंगी कार में वो अपनी पत्नी के संग लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा। ये अगर आप क्या कर रहे हो, अपने मन में कर रहे हो, तो निश्चय ही ये शौली चिंतन का उदाहरण होगा, क्योंकि ये क्या है, कल्पना जगत से जुड़ी हुई बातें आप वर्तमान में कर रहे हो दोस्तों। इसके अंदर आप कोई समस्या का समाधान तो कर ही नहीं रहे हो, अपना समय जरूर खराब कर रहे हो। इतना समय अगर पढ़ाई करते तो क्या पता 1 नंबर की तैयारी आपकी एक्स्ट्रा होती। तो ये क्या होता है दोस्तों, शौली चिंतन मतलब कल्पना जगत,
जिसमें ये सोच के चलो कि आप बैठे बैठे अगर कुछ भी सोच रहे हो ना आगे भविष्य के बारे में, जिसमें आप ऊंची ऊंची बातें, जैसे ये तो बंदा बहुत ऊंची ऊंची फेंकता है, उसी प्रकार अगर आप ऊंची ऊंची कुछ सोच रहे हो ना तो वो ही क्या होता है, आपका सौली चिंतन होता है दोस्तों। अब बात यहां पे करते हैं कि दोस्तों जो सौली चिंतन है ना, इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जैसे आपने उदाहरण देखा कि छात्र है, वो परीक्षा के अंत में ये सोच रहा है कि परीक्षा देने के बाद वो बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, तो ये एक उसकी कल्पना जगत है, इससे उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है जो उसकी समस्या है उसका दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार की ओर, यथार्थवादी चिंतन। सौली चिंतन कल्पना जगत से जुड़ा हुआ था, अब बात करते हैं यथार्थवादी चिंतन का। दोस्तों जो यथार्थवादी चिंतन है, इस चिंतन का संबंध किससे होता है, वास्तविकता से होता है। यहां पर कल्पना जगत को भूल जाओ, लॉन्ग ड्राइव भूल जाओ, यहां पर आपको वास्तविकता में रहना है दोस्तों। और उसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का क्या करता है, समाधान कर पाता है। तो जो हमारा चिंतन है, इसके अंदर किसी समस्या का अगर समाधान करना है तो कौन से चिंतन से किया जाएगा मित्रों, यथार्थवादी चिंतन से किया जाएगा। सौली चिंतन से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जैसे यहां पे समझिए दोस्तों, आप यथार्थवादी चिंतन एक ही उदाहरण से समझोगे। आप कार से सफर कर रहे हैं और कार खराब हो जाती है, तो आप तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया, इंजन में खराबी तो नहीं आ गई, टायर पंचर तो नहीं हो गया, क्या हुआ। यानी जैसे ही अगर आपने वहां पर बैठकर शुरू कर दिया सोचना कि जैसे ही गाड़ी खराब हुई कि हुआ क्या है, आपने वहां पर देखना प्रारंभ कर दिया, आपने समस्या के प्रति सोचना प्रारंभ कर दिया, तो ये क्या है, आपका यथार्थवादी चिंतन है दोस्तों, क्योंकि आप समस्या है उसका समाधान करना चाह रहे हैं। अगर आप वहां से निकले, ऑटो पकड़ा और निकल जाते तो वो तो आपका चिंतन हुआ ही नहीं, आपने समस्या के प्रति कुछ सोचा ही, तो वो तो चिंतन होगा ही नहीं। अगर आप वहां पर बैठकर उसकी समस्या के बारे में सोचना प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब वहां पर यथार्थवादी चिंतन आपका हो रहा है। तो यथार्थवादी चिंतन समझ में आ गया होगा। कार वाला उदाहरण याद रख लेना, कार खराब हो गई। और जो आपका सौली चिंतन है उसके अंदर आपको कौन सा उदाहरण कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बैठे बैठे लॉन्ग ड्राइव की सोच रहे हो, मतलब सौली चिंतन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यथार्थवादी जो चिंतन है ना, इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन यानी निगमनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन जो हमारा आगमनात्मक चिंतन होता है, और आलोचनात्मक चिंतन। ये 3 प्रकार है दोस्तों। इनको भी हमें क्या करना है, विस्तार से समझना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा आपके, बस मानकर चलो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभिसारी चिंतन को। जिस प्रकार हमने यहां पर उदाहरणों से समझा है, आगे भी इसी प्रकार इनको समझेंगे। अभिसारी चिंतन देखिए दोस्तों, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। मतलब अभिसारी चिंतन ही निगमनात्मक चिंतन है, अभिसारी चिंतन ही निगमनात्मक चिंतन है दोस्तों। यहां पर बी में क्या आ रही है, छोटी ई की मात्रा, यहां पर नी में क्या आ रही है, छोटी ई की मात्रा। तो याद रखना, पहले दूसरे अक्षर में अगर छोटी ई की मात्रा दिखे तो दोनों का मेल कर देना, सीधा आ जाए कि अभिसारी चिंतन है। निगमनात्मक, आगमनात्मक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो सीधा आपको मात्राएं मिलानी है, निगमनात्मक चिंतन है दोस्तों। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। सीधा उदाहरण बताऊं कि आपको यह बता दिया गया है कि आपको उस दुकान से यह सामान लेकर आना है। अब आप है ना, आपको घर वालों ने बोल दिया आप बाइक लेकर जाइए, वहां पर जाइए और उस दुकान से आपको सामान लाना है, वहां पर वो आपको मिलेंगे। तो आपको तथ्य तो पूरे दे दिए, आप यहां से निकलोगे, बाइक को स्टार्ट करोगे, जाओगे, शॉप पर पहुंचोगे, वहां से जो आदमी आपको मिलेगा उसको आप बोलोगे, वो आपको सामान देगा और आप आ जाओगे। तो यहां पे कौन सा चिंतन हुआ, अभिसारी चिंतन। अब दोस्तों यहां पे ये तो मैंने शॉर्ट उदाहरण बताया समझने का तरीका, लेकिन जो सही चिंतन का उदाहरण है वो ये है दोस्तों। देखिए, आपसे पूछा जाए कि 5 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन होगा। अब दोस्तों 5 को 2 से गुणा करोगे आप, तो आपकी जो पूर्व है, आप 5 का या तो पहाड़ा 2 बार बोलोगे कि 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, इस प्रकार बताओगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कहा जाए जिसमें सीधा आपसे पूछा जाए कि 5 को 2 से गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, तो उसमें उत्तर देने के लिए जो आपने जिंदगी के पुराने अनुभव है उनका अगर वहां पर यूज करते हो तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
कौन सा हो जाएगा? निगमनात्मक चिंतन हो जाएगा दोस्तों, अभिसारी चिंतन हो जाएगा। यहां पर देखिए इस लाइन से आपका संपूर्ण स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। इस चिंतन में व्यक्ति जिंदगी में प्राप्त अनुभवों को एक साथ मिलाकर उसके आधार पर एक समस्या खोजता है, समस्या का समाधान खोजता है दोस्तों। जो भी पुरानी जिंदगी में आपने आज तक जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो यहां पर मिलाने, जैसे आपको बोला कि 5 से 2 को गुणा करो, अगर ये आपने पहले नहीं सीखा हुआ तो आप कैसे कर सकते, लेकिन आपने पहले ये चीज सीखी है तो यहां पर आप इसका अनुभव करके इसका क्या दोगे? उत्तर दोगे। तो अभिसारी चिंतन समझ में आ गया। 5 × 2 याद रखना दोस्तों, अभिसारी चिंतन 5 × 2, 5 को 2 से गुणा करना। दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, सर्जनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो सर्जनात्मक चिंतन को क्या कहा जाता है मित्रों? आगमनात्मक चिंतन। आगे देखिए दोस्तों, अब इसको समझते हैं इसके बारे में। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। सर्जनात्मक, कुछ नया बनाना, सर्जना नाम से पता चल जाएगा। सर्जनात्मक चिंतन मतलब कुछ नया बनाना। सर्जनात्मकता का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना। तो यहां पे क्या है कि जो आपको दिया गया है व्यक्ति को, उस तथ्य में आप अपनी ओर से कुछ नया जोड़ रहे हो, यानी कुछ नया कर रहे हो आप। वहां पर एक निश्चित निष्कर्ष पर आप अगर ऐसे पहुंचते हो, जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता है तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो जो सर्जनात्मक चिंतन होता है, इसमें आपको जो तथ्य दिए जाते हैं ना, उसमें अगर आप अपनी ओर से कुछ जोड़ोगे तो आप अपनी समस्या के समाधान तक पहुंच जाओगे। अगर आप उसमें कुछ अपनी ओर से नहीं जोड़ोगे तो जहां पर आप हो वहीं पर रहोगे। अब दोस्तों इसका उदाहरण कैसे, देखिए यहां से उदाहरण देखिए। किसी से पुस्तक का उपयोग पूछ लिया जाता है तो उसमें वो जोड़कर बहुत उपयोग बताता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप जो पुस्तक है उसका क्या उपयोग करते हो, तो आपने सीधा यही उत्तर दे दिया कि मैं इसका उपयोग पढ़ने में करता हूं। तो यहां पर आपने इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, ये एक सुनी सुनाई रटी रटाई बात है जो आपने बता दी। जबकि हाँ, मैं इसका पढ़ने में करता हूं, इसके पढ़ने से मेरे को आगे बहुत सारे फायदे हैं, मेरा चरित्र निर्माण इससे हो रहा है। अगर आपने पुस्तक के बहुत सारे उपयोग बताए अपनी तरफ से जोड़कर, जो जो आपने पुस्तक के द्वारा कुछ ग्रहण किया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सर्जनात्मक चिंतन हो जाएगा। तो सर्जनात्मक चिंतन का पुस्तक के उपयोग के साथ उदाहरण सेट कर लेना दोस्तों। तीसरा प्रकार है हमारे, वो है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, इस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। सीधी है, सिंपल है आलोचना करना। सीधा समझो, आप गए शो पर, आपने कहा कि मेरे को शिक्षा मनोविज्ञान की कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वाली पुस्तक चाहिए। आपने वहां पर पुस्तक आपको दुकानदार ने आपको दे दी। फिर आपने पुस्तक में पेज खोल के 2, 3, 4, 5 पेज देखे कि कौन से किस प्रकार के हैं, इसमें क्या कमी है, क्या इसमें अच्छाई है, कौन कौन से टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। तो आपने पुस्तक के बारे में सभी गुण देखे वहां पर। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आलोचनात्मक चिंतन। आपने पूरे गुण दोष वहां पर देखकर फिर ही पुस्तक खरीदी, मतलब क्या हो गया? आलोचनात्मक चिंतन। जैसे कि आज मैंने बोला है कि आप एप्लीकेशन पे जाइए और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छे और शॉर्ट में नोट्स है। तो आप वहां पर जाओगे, फिर वहां पर सोचोगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जैसे पढ़ा रहे वैसा ही है या कुछ नया जोड़ा गया है, कैसे प्रश्न है, क्या टॉपिक के अनुसार सभी प्रश्न करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा दोस्तों। तो आ गया समझ में दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन। दुकान पर जाना, किसी वस्तु के बारे में, गुण दोषों के बारे में सोचना ही आलोचनात्मक चिंतन है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमने शुरू में बात की थी ना, प्रतिमा, संप्रत्यय, भाषा, ये क्या होते हैं इनके बारे में। तो चिंतन के साधन कौन कौन से? पहला साधन है मित्रों आपका प्रतिमा। पूर्व अनुभूतियों की अस्पष्ट रूप से पुनरुत्पत्ति को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। पूर्व में जो कुछ आपने सीखा है उसके फिर आप उत्पन्न कर रहे हो अपने दिमाग में, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, अस्पष्ट रूप से, तो उसको ही क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं दोस्तों।
बात यहां पर भाषा की जाए, 2 नंबर पे क्या आई है हमारे मित्रों, भाषा। तो भाषा तो आपने सभी जो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वहां पर भाषा को अच्छी तरह पढ़ा है। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन ही भाषा है और वहीं वो भी यही पर भाषा रहेगी। संप्रत्यय, वस्तु के सामान्य गुणों का पृथक्करण। वस्तुओं का आपके सामान्य एक समूह है, वहां पर एक पुस्तक का जो आपको क्या करना है, पृथक करना है, तो उसके गुणों को आप देखोगे तो यही क्या होगा, आपका संप्रत्यय निर्माण होगा दोस्तों। प्रतिज्ञप्ति, एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जोड़ना ही क्या है, प्रतिज्ञप्ति है। तो एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना ही प्रतिज्ञप्ति है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? सभी मित्रों से अनुरोध मेरा यही रहेगा कि कमेंट करके जरूर बता दें, और शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। और जिन साथियों ने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अब जाएंगे, सभी मित्र डाउनलोड करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की वहां पर क्लासें अटेंड करेंगे। क्लासें तो नहीं है मित्रों, लेकिन वहां पर नोट्स और पर्सन आपको वहां पर मिलेंगे, तो वो अटेंड करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।